हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रशिया यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की के टॉप कमांडर अधिकारी ने एनएस अजीत डोभाल को लगाया फोन। किन मुद्दों पर की बात बताएंगे दोस्तों। यूक्रेन में मारे गए 16 लोगों के बाद अचानक क्यों अजीत डोभाल को लगाया गया है फोन, साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत के चुनावों पर पाकिस्तान की नजर, शहबाज शरीफ को मिले विदेश मंत्रालय के इनपुट की मोदी सरकार के रहते कोई उम्मीद नहीं। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे सीएए और राम मंदिर को लेकर यूनाइटेड नेशन पहुंचा पाकिस्तान, भारत ने दिया ऐसा जवाब कि हो गई पाकिस्तान की बोलती बंद। और साथ ही साथ लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है दोस्तों। बताएंगे कौन से दिन कौन सा चुनाव और कहां पर होगा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और भी बाकी राज्यों की जानकारी आपको देंगे दोस्तों। एक एक करके बताएंगे कहां पर किस दिन कौन सा चुनाव होगा, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा। और मानते हैं कि भारत के दुश्मन अब भारत की बढ़ती साख से थर थर कांपने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। तो चलते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां रशिया संग जंग के बीच जेलेंस्की के टॉप अधिकारी ने एनएस डोभाल को लगाया फोन। बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के कार्यालय प्रमुख एनडी यरमक ने शुक्रवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले पहले शांति शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की। साथ ही दोनों अधिकारियों ने इस आयोजन का भरपूर समर्थन भी किया। उनकी ये बातचीत तब हुई है जब रशिया संग यूक्रेन की जंग चल रही है। एएनआई के रिपोर्ट के मुताबिक एंड्री यरमक ने अपने एक्स हैंडल पर इस बातचीत को लेकर जानकारी साझा की है। यरमक ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत हुई। इस दौरान शांति शिखर सम्मेलन समेत तमाम जरूरी मुद्दों पर बात हुई। यरमक ने रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की ताजा स्थिति के बारे में डोभाल को जानकारी दी। यरमक ने काला सागर में रशिया का मुकाबला करने में अपने देश की सफलता, रूसी विमानों के खिलाफ लड़ाई और यूक्रेन के रक्षा उत्पादन को मजबूत करने के बारे में जानकारी दी। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने अपने एक बयान में कहा कि यरमक ने फोन कॉल पर डोभाल को बताया कि किस तरह से रशिया उनकी धरती पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। शांति फॉर्मूला को लेकर जनवरी महीने में दावोस में हुई बैठक में भारत की सहभागिता पर यरमक ने अजीत डोभाल को धन्यवाद भी किया। सरकारी बयान के मुताबिक दोनों देश आगे बातचीत जारी रखने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। जी हां, ऐसे में आपको बता दें, कल की ही खबर थी दोस्तों, जहां रशिया ने ओडिशा में हमला किया था, जहां पर 16 लोगों के मरने की खबर आई थी और 46 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर थी। और उसके बाद अचानक से जेलेंस्की के टॉप अधिकारी का एनएस अजीत डोभाल को फोन करना वाकई में दिखाता है कि जेलेंस्की भारत से इस मुद्दे पर मदद चाहते हैं और रशिया को लेकर बताना चाहते हैं कि रशिया ने उनके साथ गलत किया है और भारत का माइंड मेकअप करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ऐसे में अजीत डोभाल को फोन करना, अगर आप भी मानते हैं कि भारत आज उस मुकाम पर पहुंच गया है कि दो देशों के बीच युद्ध के बाद भी भारत को फोन किया जा रहा है, भारत से राय ली जा रही है, भारत को जानकारियां दी जा रही हैं बिना पूछे भी, तो इससे बड़ी बात भारत के लिए, इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, मोदी सरकार के रहते कोई उम्मीद नहीं है कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जी हाँ, भारत के चुनाव पर पाकिस्तान की नजर, शहबाज शरीफ को दिया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से ये इनपुट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के नेतृत्व में बनी नई सरकार का मानना है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान और भारत के बीच संबंधों में सुधार की संभावना नहीं है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने प्रधानमंत्री को दिए ताजा इनपुट से इसका पता चला है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को कार्यभार संभालने के बाद से विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से ब्रीफिंग दी जा रही है। इसी के तहत सरकार संभालने के ठीक बाद पाकिस्तान के केयर टेकर विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलाई ने विदेश सचिव साइरस काजी के साथ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी और उन्हें भारत के साथ संबंधों समेत विदेश नीति की चुनौतियों पर विदेश कार्यालय के आकलन का इनपुट दिया। इससे पहले इस सप्ताह शरीफ सरकार के नवनियुक्त विदेश मंत्री इशाक डार के लिए विदेश मंत्रालय में एक और ब्रीफिंग हुई थी। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार केयर टेकर विदेश मंत्री और विदेश सचिव दोनों के आकलन से पता चला है कि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय निकट भविष्य में भारत के साथ संबंधों में किसी भी सफलता की कोई उम्मीद नहीं देखता है, या फिर ये बहुत कम है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे होंगे। और ये इनपुट दोस्तों पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने शहबाज शरीफ को दिया है, यानी पाकिस्तान का हुक्मरान अब मान चुका है कि आतंकवादी के साथ वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर नहीं कर पाएगा। जब तक आतंकवाद का विनाश नहीं करेगा, आतंकवाद मुक्त पाकिस्तान नहीं बनेगा, तब तक भारत पाकिस्तान की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखने वाला। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, ताइवान ने चीन की गतिविधियों पर नजर के लिए भेजे विमान, नौसैनिक जहाज, रक्षा मिसाइल प्रणाली की तैनाती। जी हाँ, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ताइवान ने अपने चारों ओर
घिरे चीनी सैन्य विमानों और नौसैनिक जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विमान और नौसैनिक जहाज भेजे और वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात किया है। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय यानी एमएनडी ने बुधवार सुबह 6 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक देश को घेरने वाले 26 चीनी सैन्य विमानों और 10 नौसैनिक जहाजों की निगरानी की है। जी हाँ, देश के रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि 7 चीनी सैन्य विमानों ने ताइवान जल डमरू मध्य के मध्य मार्ग में घुसपैठ की है। साथ ही साथ बता दें अगली खबर, सीएए और राम मंदिर को लेकर यूनाइटेड नेशन पहुंचा पाकिस्तान भारत की शिकायत करने, जिसके बाद भारत की रुचिरा कंबोज ने दिया ऐसा जवाब कि पाकिस्तान की हो गई बोलती ही बंद। आपको बता दें रुचिरा कंबोज जी ने ऐसा क्या जवाब दिया पाकिस्तान को, बता दें भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सभी प्रकार के धार्मिक भय की कड़ी निंदा की है। यूनाइटेड नेशन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि चाहे यहूदी विरोधी भावना हो, चाहे ईसाई धर्म का भय हो या इस्लामोफोबिया हो, सभी के खिलाफ भारत कड़ाई के साथ खड़ा है। रुचिरा ने कहा कि हिंदू, बौद्ध और सिख विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं। मठ, मंदिरों और गुरुद्वारों पर हो रहे हमले इनके उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए उपाय पर प्रस्ताव पारित होने के बाद रुचिरा कंबोज बोल रही थी। दरअसल यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने सीएए और राम मंदिर के विरोध में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें 115 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। किसी भी देश ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, जबकि भारत, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और यूके सहित 44 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इसी के बाद भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने भारत की धार्मिक स्थिति को स्पष्ट किया। कंबोज ने कहा कि पाकिस्तान इस महासभा में भ्रामक तथ्यों को पेश करके सदस्यों को गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान के प्रस्ताव पर विचार करने पर कंबोज ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जी हाँ, रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत जैसे हिंदू, सिख और बौद्ध विरोधी भावनाओं के खिलाफ खड़ा है, उसी तरह से भारत सभी प्रकार के धार्मिक भय के खिलाफ खड़ा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को लेकर चलने वाला देश है। भारत दुनिया के सभी धर्मों का सम्मान करता है और दुनिया को अपने परिवार के नजर से देखता है। यूनाइटेड नेशन में भारत की प्रतिनिधि ने कहा, आज हमारी दुनिया भू राजनीतिक तनाव और असमान विकास का सामना कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप असहिष्णुता, भेदभाव और हिंसा में चिंताजनक वृद्धि हुई है। जी हाँ, रुचिरा कंबोज ने कहा, भारत बहुलवाद को बढ़ावा देने वाला देश है। भारत सभी धर्मों और आस्थाओं को समान रूप से संरक्षण देता है। नेक्स्ट खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां सीएए को लेकर अनजान है पाकिस्तान के प्रताड़ित हिंदू, कहा पता होता तो पहले ही भारत आ जाते। जी हाँ, भारत ने हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए के प्रावधानों को लागू कर दिया। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया। यानी इन देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के अधिकतर प्रताड़ित हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों को भारत के इस कानून के बारे में पता तक नहीं। जी हाँ दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी हिंदू अमित कुमार के हवाले से लिखा है कि वो एक दोयम दर्जे के नागरिक का जीवन जी रही है। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत के संघार जिले के व्यापारी अमित कुमार जल्द से जल्द भारत आना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं गंभीरता से वहाँ बसने की सोच रहा हूँ। कम से कम मैं अपने धर्म के कारण भारत में मारा तो नहीं जाऊंगा। अमित पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की बढ़ती जनजाति से हैं, जो स्पष्ट रूप से बाहर निकलने की तलाश में है, लेकिन भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम की जटिलताओं से काफी हद तक अनजान है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान के ज्यादातर प्रताड़ित हिंदू या प्रताड़ित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय अनजान है। दोस्तों, उनको पता ही नहीं है कि सीएए आखिर भारत में लागू तो हुआ है, लेकिन वो है क्या, हम भारत जा सकते भी हैं या नहीं। अगर आप भी मानते हैं इन लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जानी बहुत जरूरी है, इनको एक एक को बताना जरूरी है, तभी इस सीएए का फायदा हो पाएगा। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, पीएम मोदी के 4 साल पुराने फैसले के मुरीद बने हैं क्या पाकिस्तानी, कहा अब अमेरिका भी कर रहा है भारत की नकल। जी हाँ, अमेरिका ने आगामी चुनाव में चीन पर दखल अंदाजी करने का आरोप लगाते हुए चीनी टिकटॉक एप्लीकेशन को बंद करने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश कर दिया। इसको लेकर पाकिस्तान के युवकों ने जो कहा वो चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के जरिए साल 2020 में टिकटॉक पर लगाए गए बैन के फैसले को लेकर पाकिस्तानी युवक ने कहा कि आज अमेरिका भी भारत के रास्ते पर चल रहा है। उन्होंने जिस टिकटॉक को भारत ने 4 साल पहले बंद कर दिया था, अब उसको अमेरिका भी बंद करने जा रहा है। यानी कि अमेरिका को भी पता है कि जब भारत के लोग बिना टिकटॉक के अच्छा खासा सर्वाइव कर सकते हैं, लगातार देश में ग्रोथ हो सकती है बिना टिकटॉक के भी, तो अमेरिका में ऐसा क्या खास है कि टिकटॉक के साथ ही अमेरिका ग्रो करेगा। क्यों ना हम भी भारत जैसा फैसला ले और टिकटॉक को बैन करें। ये बात दोस्तों कोई और नहीं, पाकिस्तानी ही कह रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत वो देश बन चुका है जो कोई भी फैसला अकेले लेता है, बिना किसी को देखे लेता है, सबसे पहले लेता है, सोच समझ के लेता है, तो मेरा भारत महान कहना मत भूलेगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां मुइज़ू के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में भारत को दे दी गीदड़ भभकी, कहा मालदीव का दुश्मन है हैरान। दरअसल क्या है मुद्दा बता दें, चीन परस्त मोहम्मद मुइज़ू मालदीव का राष्ट्रपति बनने के साथ ही भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। अब उसी राह पर उनके रक्षा मंत्री गासन मोमून भी चल पड़े हैं।
तुर्की से ड्रोन मिलने के बाद मालदीव के रक्षा मंत्री का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है और यही सबसे बड़ी वजह है कि वे अब भारत को भी गीदड़ भभकी देने लगे हैं। रक्षा मंत्री मोमून ने कहा कि मालदीव की वायुसेना से दुश्मन हैरान है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने शुक्रवार को 15 मार्च को मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के एयर कॉर्प्स का उद्घाटन किया। मोमून इसको लेकर ही एक समारोह में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि मालदीव की वायुसेना से देश के दुश्मन और दोस्त हैरान हो गए हैं। यानी कि दोस्तों हाल ही में नया भारत मालदीव का दुश्मन बना है, वो भी मुइजू के द्वारा, क्योंकि मुइजू जो है वो चीन समर्थित है, चीन का समर्थन करता है। दोस्तों चीन के गोद में जाकर बैठ गया है मुइजू। उसके बाद वहां से जो भी जिनपिंग मुइजू को कहते हैं मुइजू वही करते हैं। ये दर्शाता है कि अब भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं होने वाले जब तक मुइजू की सरकार है मालदीव में। और ऐसे में अगर आप मानते हैं कि सबसे बड़ा कुल्हाड़ी मारा है अपने ही पैरों पर मुइजू ने, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग मालदीव जाने वाले हैं दोस्तों घूमने के लिए टूरिस्ट की तरह, उनको आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर कि उनको मालदीव का अल्टरनेटिव कहां जाना चाहिए। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उनको गिफ्ट की लग्जरी कार लिमोजीन रफ्तार का मजा उठाते दिखे उत्तर कोरिया के तानाशाह। जी हां, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन इन दिनों रूसी कार की सवारी कर रहे हैं। किम जोंग की बहन ने इससे जुड़ी जानकारी शेयर करते हुए कार की विशेषताओं को उजागर किया है। साथ ही उत्तर कोरिया और रशिया के मजबूत होते संबंधों का भी जिक्र किया है। दरअसल हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको महंगी लग्जरी कार ऑरस सीनेट लिमोजीन गिफ्ट किया था। अब किम जोंग ने इस रशियन कार की सवारी की है। कार के इस इस्तेमाल को रशिया और नॉर्थ कोरिया के मजबूत होते संबंधों के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन ने इस कार को फरवरी महीने में किम जोंग उन के लिए भेजा था। बताया जा रहा है कि रशिया में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में मुलाकात के दौरान सितंबर महीने में पुतिन ने इस कार को उत्तर कोरियाई नेता को दिखाया था। नेक्स्ट खबर बता दें, IMF ने की पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, वित्त मंत्री को मांगनी पड़ गई माफी। जी हां, पाकिस्तान में सेना के रहमो करम पर शहबाज शरीफ दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए। लोकतंत्र को कैद कर सेना ने अपना मुखौटा तो चुन लिया, लेकिन कंगाल हो चुके पाकिस्तान को सेना के मुखौटे संभाल नहीं पा रहे हैं। अपनी कंगाली को छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, लेकिन IMF के झूठ भी सलीके से नहीं बोल पा रहे हैं और इस तरह एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। जी हां, पाकिस्तान को कर्ज मिलने की इनसाइड स्टोरी पाकिस्तानी अखबारों में भी छप गई है। पाकिस्तान के मशहूर मीडिया हाउस जियो न्यूज के आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि IMF की टीम ने बातचीत के दौरान पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम को डांट फटकार लगाई है। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में एक विदेशी टीम ने पाकिस्तान की सरकार को कितना बेइज्जत किया, इसका दूसरा सबूत भी सीमा पार से आया है। पाकिस्तान के द न्यूज इंटरनेशनल में छपे आर्टिकल में कहा गया है कि IMF ने पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय को टारगेट पूरा करने के दावे पर फटकार लगाई। पाकिस्तानी एक्सपर्ट आलिया शाह ने बताया कि IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा, ये अपने आपने क्या किया है। उन्होंने नाखुशी जताई पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर भी, पर आपने हमसे पूछे बगैर ये हैंडआउट कैसे जारी कर दिया। वो हैंडआउट क्या था? क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उनसे बातचीत में पहले ही हैंडआउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट पूरे कर लिए गए हैं, वो भी झूठ। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री औरंगजेब ने मामले को संभालने की कोशिश की और माफी मांगते हुए कहा कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैडम कृपया हमें माफ कर दीजिए। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान IMF के साथ भी गेम खेलने की कोशिश कर रहा था और वहां पर भी हैंडआउट जारी करके बता दिया कि सारे टारगेट पूरे हो गए, जबकि एक भी टारगेट पूरा नहीं हुआ था। ऐसे में IMF ने पाकिस्तान को पकड़ लिया और उसको फटकार लगाई, जिसके बाद माफी मांगनी पड़ गई। साथ ही साथ अगली और अंतिम खबर आपको बताते हैं, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का बहुत बड़ा ऐलान। 7 चरणों में होगा मतदान। कहां 7 चरणों में होगा, कहां पर उससे कम चरणों में होगा, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरण में मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। अब आपको बता दें, चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की जो घोषणा की उसमें 19 अप्रैल को पहले चरण की मतगणना होगी, 26 अप्रैल को दूसरा चरण का मतदान होगा, तीसरा होगा 7 मई को, चौथा 13 मई, 5वां 20 मई और छठा चरण 25 मई, 7वां चरण होगा 1 जून को और 4 जून को रिजल्ट नतीजे आएंगे। काउंटिंग होगी 4 जून को। जी हां दोस्तों, अब आपको बताते हैं कौन से राज्य में कितने चरणों में चुनाव होगा। दरअसल 7 चरणों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में 4 नहीं 5 नहीं बल्कि 7 चरणों में चुनाव होगा। 5 चरणों की बात करें तो महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होगा। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ और असम में 3 चरणों में चुनाव होगा। कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। बाकी बचे राज्यों में 1 चरणों में ही चुनाव होगा, जिसमें दिल्ली भी आता है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है दोस्तों, जो हमने आपको बताया है। साथ ही साथ बता दें, लोकसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने सबसे बड़ा बयान दिया, कहा हम चुनाव के लिए तैयार हैं। जी हां, मोदी जी ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हम भाजपा NDA चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहरहाल दोस्तों, अब आपको
आपको क्या लगता है आज जरूर कमेंट करके बताइएगा। लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी पूरे देश में और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, देखते हैं भारतीय जनता इसका क्या जवाब देती है। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या आप इंटरनेशनल खबर विस्तार से देखना चाहते हैं यानी कि एक खबर को आप पूरे तरीके से डिटेल में देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा ताकि हम अलग से आपको वीडियोस बना करके आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो जवाब देना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद करना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।